स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। खबर हरियाणा से है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी इस्तीफा दे सकते हैं। हरियाणा के सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हमारे सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाम 5 बजे हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में विधानसभा भंग करने पर लग सकती है मोहर। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज बाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट खबर पर, क्योंकि हरियाणा की सियासत पर बहुत बड़ी ये खबर है विधानसभा चुनाव से पहले। जाहिर तौर पर पलक ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और आज शाम 5 बजे हरियाणा कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने पर फैसले पर एक मुहर लग सकती है। दरअसल पूरा माजरा ये है कि हरियाणा विधानसभा का अंतिम सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था और जिसमें मुख्यमंत्री सैनी ने विश्वास मत हासिल भी किया था। नियमों के तहत 6 माह के भीतर विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी होता है और संवैधानिक संकट को टालने के लिए 12 सितंबर तक सदन की बैठक बुलाना या फिर विधानसभा करना जरूरी है। तो जाहिर तौर पर अब इन्होंने हरियाणा की सरकार ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांगी थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली है और इसी वजह से आज शाम 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ये संभावनाएं जताई जा रही हैं सूत्रों के मुताबिक कि नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और राज्यपाल फिर नायब सिंह सैनी को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। तो क्या नीरज, हम इसे कल जो बीजेपी की तरफ से सेकंड लिस्ट जारी की गई थी, क्या वो दूसरी लिस्ट से हम इसे जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल ऐसा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं, कल जो सेकंड लिस्ट दी गई उसमें एक कास्ट को बैलेंस करने की कोशिश की गई। पार्टी यूनिट के जो चीफ थे उन्हें टिकट नहीं दी गई। कई सारे मिनिस्टर्स जो उनके भी टिकट जो है वे काटे गए हैं। क्या उससे जोड़कर देख सकते हैं हम? नहीं पलक, ये बिल्कुल भी नहीं उससे जोड़कर देखा जा सकता है। जाहिर तौर पर ये एक संवैधानिक इशू है और हरियाणा विधानसभा का, जैसे मैंने बताया कि अंतिम सत्र जो है 13 मार्च को बुलाया गया था और विश्वास मत तो हासिल कर लिया गया था, लेकिन नियमों के तहत 6 महीने के भीतर ही विधानसभा का सत्र बुलाना जरूरी होता है। इसमें टिप्पणी का या बीजेपी की अंदरूनी कलह का या बीजेपी में जो कुछ भी इसमें गुटबाजी चल रही है उससे इसका का किसी भी तरह से कोई भी नाता नहीं है। ये एक संवैधानिक संकट के तौर पर इसे माना जा सकता है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि अगली सरकार बनने तक राज्यपाल उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। जाहिर तौर पर जैसा मैंने बताया कि राज्यपाल ही उन्हें मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बनाएंगे और ये एक संवैधानिक पहलू है, एक संवैधानिक कार्य होता है। जब भी नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी सामने आ रही है। बीजेपी आज जारी कर सकती है अपनी तीसरी लिस्ट। कल मंगलवार को दूसरी लिस्ट जारी की गई थी। 21 कैंडिडेट्स थे और अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से तीसरी लिस्ट आज जारी की जा सकती है। हरियाणा को लेकर तीसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर सकती है। इस बार अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। जब हम बात करें कैंडिडेट्स को लेकर, कल जो 21 नामों की दूसरी सूची जारी की गई थी उस पर कई सारे सवाल जो है वहां पर नेता उठाते हुए नजर आए, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना दाव चला है। 21 नामों की दूसरी सूची कल जारी की गई। हमारे सूत्रों से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज तीसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी, क्योंकि इससे पहले अगर कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो वह भी लगातार प्रत्याशियों की, कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वे जारी कर रहे हैं। अब बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल मंगलवार को 21 ऐसे प्रत्याशी थे जिनकी लिस्ट जारी की गई थी। इसमें अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे मंत्री थे हरियाणा में जिनके नाम शामिल नहीं थे और वह चौंकाने वाली बात रही। पार्टी यूनिट के चीफ भी आपको बता रहे, उनके भी नाम जो है वे शामिल नहीं थे। अब सबकी निगाहें तीसरी लिस्ट पर है कि तीसरी लिस्ट बीजेपी की कैसे होने वाली। कल 21 नामों की दूसरी सूची जो है वे जारी की गई थी। 7 सिटिंग एमएलएस की अगर हम बात करें, मौजूदा एमएलएस की अगर हम बात करें, उनका दूसरी लिस्ट में नाम शामिल नहीं था। ये एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी। अब सभी की निगाहें तीसरी लिस्ट पर है कि तीसरी लिस्ट में आखिर क्या होगा। इसी खबर पर
और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है सीधा दिल्ली से। आंचल, क्या लगता है, क्योंकि कल जो लिस्ट बीजेपी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव की जारी की गई है वह चौंकाने वाली थी, अब तीसरी लिस्ट में क्या होगा, सबकी निगाह इस पर है। बिल्कुल, देखिए तीसरी लिस्ट की बात करें, क्योंकि 3 सीटें बची है और 3 सीटों में अगर हम गौर करें तो देखिए गोपाल कांडा की हम बात करें, उनसे देखिए गठबंधन होना था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अनौपचारिक तौर पर देखिए ये रहेगा गठबंधन, यानी कि औपचारिक घोषणा नहीं होगी। लेकिन महेंद्रगढ़ की अब बात करें, सिरसा की बात करें, फरीदाबाद एनआईटी की बात करें, तो ये 3 सीटें बची है। इन 3 सीटों पर बीजेपी को सीटों की घोषणा करनी है और ये कहा जा रहा है कि अब किसी भी वक्त देखिए तीसरी लिस्ट आ सकती है। 3 सीटों को लेकर कहा जा रहा है, हाँ इतना जरूर बोला जा रहा है कि गोपाल कांडा की अगर हम बात करें तो गोपाल कांडा वाली सीट को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि देखिए वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का जो कह सकते मनमुटाव बीजेपी नहीं करना चाहती है। और यही कारण है कि देखिए आपने देखा होगा पिछले दिनों तमाम जो रूठे हुए नेता थे उनको मनाने की भी कोशिश की गई थी और यही रीजन है कि गोपाल कांडा वाली सीट को बीजेपी बिना प्रत्याशी के छोड़ सकती है। सूत्रों से अभी तक यही जानकारी मिल आंचल, रही है। अगर मैं बाकी कल देखिए की अभी लिस्ट की बात लिस्ट करूं का तो सभी को बीजेपी की तरफ से कास्ट फैक्टर के मद्देनजर जो है रिस्क टेकिंग फैक्टर नजर आया, नए चेहरों को मौका जो है वह दिया गया है। क्या पूरा अगर आप एनालिसिस दर्शकों को इस वक्त दे पाएं जो 21 कैंडिडेट्स की कल जो लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि सभी की निगाहें इस पर है कि ऐसा बड़ा दाव जो है वो बीजेपी ने कैसे खेल दिया। देखिए भाजपा ने बिल्कुल नए चेहरों को जगह दी है। अगर हम जेजेपी से आए हुए कुछ लोगों को जगह दी है, कांग्रेस से आए हुए नेता रहे हैं उनको इसमें जगह दी गई है। हालांकि देखिए जो कुछ नाराज नेता थे उनको भी जगह दी गई है। आपने देखा होगा कि नूंह से देखिए संजय सिंह की हम बात करें जो कि खेल मंत्री हैं, उनको नूंह से इस बार उतारा गया। नूंह भी काफी ज्यादा सेंसिटिव सीट है और जैसे कि वहाँ पिछले काफी महीने पहले हमने देखा कि एक बड़ा विवाद हुआ था, नूंह जिला हरियाणा का चर्चा में रहा था और उसके बाद से देखिए नूंह विधानसभा में अब संजय सिंह को जिम्मेदारी दे दी गई है। अब ये देखना होगा जिस तरह से नए चेहरों पर भाजपा ने इस बार दाव खेला है। चाहे राव इंद्रजीत की बेटी की हम बात करें, उनको भी आरती राव पर भी देखिए दाव खेला है। इसके अलावा कई ठीक ऐसे है चेहरे हैं आंचल, जो आप कि हमारे साथ बीजेपी से बने आए रहिए। हैं, जिसको नीरज भी लेकर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आंचल जिस तरह से बता रही है कि नए चेहरों को मौका दिया गया है, अगर मैं अभी जो 21 नामों के ऊपर पूरा एनालिसिस दर्शकों को दूं तो इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो ये देखने को मिला कि कास्ट बैलेंस जो है वो करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, दरअसल पलक, कास्ट बैलेंस जो है ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी समीकरणों के हिसाब से ये करती ही है। लेकिन ये 21 कैंडिडेट की जो लिस्ट है, अगर इसका एनालिसिस हम करें तो इनमें 4 बड़े चेहरे शामिल हैं जिनके खिलाफ सही मायनों में पॉलिटिक्स चल रही है और उनके मंत्री या सिटिंग विधायक होने पर भी पार्टी के टिकट जो है वो काट दिए गए। और मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल हो या सीमा त्रिखा, इनके समेत 7 ऐसे विधायकों को दोबारा टिकट जो है वो नहीं मिली है। और इस लिस्ट में भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को भी पूरी तरह से खुश करने की कोशिश की है। इस बार उनके जो विरोध पर 2 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया और पहले जारी जो 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट थी उनके विरोध को दरकिनार कर 4 कट्टर विरोधियों को टिकट दिया गया था। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी हाईकमान ने झटका दिया। उनके विरोध के बावजूद पटौदी से बिमला चौधरी को टिकट दिया गया। 2019 में खट्टर ने टिकट कटवा दिया था और इस बार राव की सिफारिश चल गई और खट्टर के जो करीबी रहे विधायक बनवारी लाल और सत्य प्रकाश जरावता का टिकट काट दिया गया है। अहरावाल बेल्ट वाली जो दक्षिण हरियाणा में अपने गढ़ में भाजपा हाईकमान ने जमकर उलटफेर कर दिया है। यहाँ पर भाजपा ने 5 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया है और इस लिस्ट में भाजपा ने एक मुस्लिम नेता का टिकट भी काटा है। जिन 2 मुस्लिम नेताओं पर भरोसा जताया गया वहां मुस्लिम वोट बैंक के दूसरे जो वर्ग के बड़े होने की। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। आंचल, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच विनेश फोगाट ने नामांकन दाखिल किया है चुनावी अखाड़े के अंदर। अब विनेश फोगाट जो है वो ऑफिशियली आ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी आप देख सकते हैं कि मौजूद है। पुराना सीट से नामांकन दाखिल किया है। नीरज लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, इस वक्त तस्वीरें जो है वह हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर दीपेंद्र हुड्डा साथ में मौजूद है, विनेश फोगाट के साथ नामांकन में दाखिल कर रही है।
बुधवार यानी कि आज कई दिग्गज राजनीतिक उम्मीदवार नामांकन भर रहे हैं और इनमें रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन भर दिया है। और इससे पहले उन्होंने कहा है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर भी गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा कि हम तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार घोषित भी कर दिए गए थे, शायद ये गठबंधन नहीं लड़ना चाहते थे। और इस सबके बीच केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अटेली से नामांकन उन्होंने किया और यह उनका पहला चुनाव है। रेसलर विनेश फोगाट के बारे में आपने बताया कि नीरज, बहुत शुक्रिया, आपने हर एक जानकारी दर्शकों को साझा की, पूरा एनालिसिस दर्शकों को हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ा दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सेना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से। उधमपुर कठुआ बॉर्डर पर 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की डिप्लॉयमेंट जो है वे पिछले 2 महीने के अंदर और ज्यादा बढ़ाई गई है। लगातार यहाँ पर आपको बताते कि सर्च ऑपरेशन भी जारी था। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को लगी है, जहाँ पर बॉर्डर पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने का भी हमें इनपुट मिल रहा है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन तेज हो चुका है। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, जम्मू क्षेत्र की अगर बात करूं, जम्मू प्रांत के अंदर लगातार पिछले 2 महीने से सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वे बढ़ाई गई थी। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी सीधा हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि अगर मैं पिछले 2 महीनों की बात करूं तो इस क्षेत्र के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वह बढ़ाई गई थी और आज बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। जी हाँ पलक, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से ये कठुआ का बदनोता और मचेड़ी का इलाका है, यहाँ से जब आप ऊपर बसंतगढ़ की तरफ जाते हैं तो एक जगह पड़ती है कंधारा टॉप। उस इलाके में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में ये मुठभेड़ शुरू हुई है। दरअसल इस एरिया के अंदर 8 और 9 जुलाई में जब भारतीय सेना के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, वो हमला इन्हीं 4 आतंकवादियों के जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं, काफ़ी हार्डकोर और गोरिल्ला वारफेयर में महारत हासिल किए हुए आतंकी जो घुसपैठ कर आए हैं, इन्हीं आतंकियों ने उस हमले को अंजाम दिया था। और उसके बाद से ही लगातार सुरक्षाकर्मी उन आतंकियों की तलाश कर रहे थे। दरअसल जो जानकारी मिल रही थी, ये 4 आतंकवादियों का ग्रुप था। ये 2 ग्रुप तो एक जगह स्टेबल रहता था, लेकिन एक ग्रुप जो 2 आतंकियों का था वो कभी ऊपर की तरफ जाता था, कभी नीचे की तरफ आ रहा था। तो उनको ट्रैक करते हुए जब सुरक्षाकर्मी आज इस कंधारा टॉप के इलाके में पहुंचे तो उनके साथ मुठभेड़ शुरू हो गई, क्योंकि इंटर इनपुट लगातार मिल रही थी कि इस इलाके के अंदर आतंकी मौजूद हैं। आज जब पूरी रणनीति के तहत इन आतंकियों तक पहुंच सुरक्षाकर्मियों की बनी तो आतंकियों ने इन सुरक्षाकर्मियों को आते देख फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन भारतीय सेना पहले से ही सतर्क थी। जम्मू कश्मीर में जो पुलिसकर्मी हैं वो पहले से ही सतर्क थे। उनको अंदेशा था कि जब वो इनकी तलाश में जाएंगे तो उनके ऊपर फायरिंग हो सकती है। लिहाजा उनकी फायरिंग के बाद भी भारतीय सेना या जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं उनको किसी तरीके के नुकसान नहीं हुआ। और रिटेलिएशन जब भारतीय सेना की तरफ से हुई तो उसमें 2 आतंकवादियों के मारे जाने की सूचना भी मिल रही है। हालांकि अभी तक उनके ना तो शव बरामद किए जा सके, क्योंकि जंगल का इलाका है, जंगल में वो शव पड़े हुए हैं और जंगल में अभी 2 और आतंकी के छुपे होने की आशंका है। तो ऐसे में अगर उन शवों को लेने के लिए या उठाने के लिए सुरक्षाकर्मी जाते हैं तो उन पर हमला हो सकता है। इसीलिए अभी फिलहाल उन 2 आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। इसीलिए ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी इसकी नहीं दी गई है कि 2 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक 2 आतंकी को ढेर कर दिया गया है और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जिस तरीके से ये आतंकी 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण मेरे आपसे रहेंगे कि अभी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो किस तरह से कर रहा है, क्योंकि अगर हम घने जंगलों की बात करते हैं वहां पर काफी कठिन रहता है सर्च ऑपरेशन करना, और वहीं दूसरा इनपुट कितने आतंकी होने का है। पलक देखिए, जो इनपुट है वो 4 आतंकवादियों का था और पहले भी जो मेरी कुछ सीनियर ऑफिशियल से बातचीत हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड तो उन्होंने भी ये मुझे बताया था कि 4 आतंकवादी जो है उस इलाके के अंदर हैं। और क्योंकि जंगल का इलाका है इसलिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाना या फिर एरिया डोमिनेशन का ऑपरेशन वहाँ पर चलाना अपने आप में बहुत चुनौती भरा रहता है, क्योंकि आतंकी जंगल के अंदर छिपे हुए हैं। उन्होंने वहाँ पर बेस बनाकर रखा हुआ है। लगातार उन आतंकियों के वो आतंकी जो है वो सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में लगातार जिस तरीके से सुरक्षाकर्मी जो हैं एक एक कर अब एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का समय अब बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और चुनाव 18 सितंबर को
पहला यहाँ पर विधानसभा चुनाव का जो है वो मतदान होना है। ऐसे में आतंकी जहाँ एक तरफ लगातार घुसपैठ की कोशिशें कर रहे हैं, हमने देखा कि किस तरीके से आज भी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर जो है वो फायरिंग हुई, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी हुआ है। 2 दिन पहले हमने नौशहरा सेक्टर में देखा था कि वहां पर घुसपैठ कर रहे लश्कर तोयबा के 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तो चौतरफा कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। एक तरफ जो आतंकी घुसकर पहले से ही जम्मू के जंगलों के अंदर छुपे हुए हैं वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ और आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के अंदर धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो रणनीति के तहत ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रमन, हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा। सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।